नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से शुरू होगा बजट सत्र। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत तो होने जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चलें और आपको बता दें, रानीखेत द्वारहाट होते हुए गैरसैंण पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री रावत ने बड़ी घोषणा की। राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे के आसार हैं। 4 मार्च को गैरसैंण में 5वां बजट पेश करेगी सरकार। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। 4 मार्च को गैरसैंण में 5वां बजट पेश होना है। हालांकि जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हैं और आपको बताते चले, अब कहीं न कहीं हंगामेदार होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन विपक्ष के सत्र को लेकर कितनी तैयारियां हैं। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। इस दौरान वो विकास और जनता की नब्ज टटोलते हुए रानीखेत और द्वारहाट से होते हुए गैरसैंण। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने द्वारहाट विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 मार्च को राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में राज्य सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में विकास के अनेक प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ की महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री घसियारी योजना लेकर आ रही है। इस योजना से महिलाओं को जंगल से सिर पर घास की गठरी लाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस योजना से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदारी दी गई है, जिससे आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। जो 1 साल आपके पास बचा है, उस पूरे 1 साल में आप बड़ी मांगों को भी हमने यहाँ पर रखा है। मैं आज द्वारहाट की पवित्र भूमि से संकल्प लेता हूं। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। आगामी 18 मार्च को 4 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र सरकार अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों की जानकारी जनता के बीच रखेगी। 18 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्य आयोजित होंगे, जिसमें जनता को 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली संबोधित करेंगे। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर विधायकों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और दायित्वधारियों को समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर विधानसभावार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। कार्यक्रम में सफल आयोजन को लेकर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी मंत्रियों, विधायकों, दायित्वधारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता से पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का वादा किया था और लोकतंत्र में जनता को भी यह अधिकार है कि वे जान सकें कि उनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। जनता सरकार से हिसाब मांग सकती है, इसलिए आगामी 18 मार्च को सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल का हिसाब देगी। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है। देखिए, हम पिछले वर्ष ये उपलब्धियां नहीं बता पाए थे। हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाएंगे और हम जनता को हिसाब देंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि उनकी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, वो हिसाब को उनको मांगने का अधिकार है और वो हिसाब हम उनको 18 मार्च को देंगे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर अपने अनोखे बयान से सनसनी फैला चुके हैं। चैंपियन ने शहरी क्षेत्र के विधायकों की निधि काटकर ग्रामीण क्षेत्र विधायकों की निधि बढ़ाने की मांग उठाई है। इस रिपोर्ट में सुनिए। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उनकी नीतियों में और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की नीतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि
सरकार को चाहिए कि शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी निधि कम करके कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विधायक चैंपियन, बात करेंगे क्या मसला। चैंपियन साहब, कहने का मतलब क्या आपका? मान्यवर, बड़ी सीधी सी बात है। भारतवर्ष में डेवलप्ड वर्सेस अनडेवलप्ड, विकसित वर्सेस अविकसित का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा से आते हैं, जो खादर क्षेत्र है, जहाँ पर कीचड़, जल प्रवाह, बाढ़, रेता, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा ये कहना है कि मैं अपने किसानों को खड़ंजा तक नहीं दे पाता। किसान कंधे पे गन्ने की पूली रख के खेत से बाहर निकलते हैं, अपनी कृषि उपज को भी खेत से नहीं निकाल पाते। काश उनके खेतों तक खड़ंजे पहुंच जाएं। मैं ना सीसी रोड मांग रहा हूं, ना सड़क मांग रहा हूं, ना इंटरलॉकिंग टाइल मांग रहा हूं। खड़ंजा सबसे सस्ता लगता है खादर क्षेत्र में, और वही लास्ट करता है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि धन की कमी है। विधायक निधि इतनी कम है। चलिए, उत्तराखंड में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र रावत जी के आशीर्वाद से हमें 4.25 करोड़ रुपया है, अन्य राज्यों से ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी डिस्पैरिटी है। जो शहर के विधायक हैं, उन माननीय विधायक जो मेयर क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम है, महापौर हैं, वहाँ पार्षद ऑलरेडी बहुत काम कराते हैं, विधायक के लिए बहुत कम काम बचता है। और वैसे भी कंक्रीट जंगल हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सड़क के ऊपर सड़कें थोड़ी बनाएंगे वो लोग। आवश्यकता हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ गरीब किसानों के पास कृषि उपज निकालने के भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि भारत सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से एक अध्ययन कर लिया जाए, और जिन माननीय विधायक के क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ संसाधनों का, अवस्थापनाओं का अभाव है, उनकी विधायक निधि को अन्य विधायक निधि से कई गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। मेरी तो मांग है कि हमें 10 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप इस मांग को केवल विधानसभा में उठाएंगे या मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, या आगे की क्या तैयारी आपकी? देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित में ज्ञापन दिया जाएगा। विधानसभा सत्र हमारा 1 मार्च से हो रहा है, उसमें भी कोशिश करेंगे किसी नियम के अंदर ही आ सका, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संज्ञान में भी मिलाऊंगा। रचनात्मक ये सुझाव है और इस पर अमल जरूर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ग्रामीण क्षेत्रों का भला होगा। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो मांग है उस पर विरोध खड़ा हो जाए और दूसरे शहरी क्षेत्र के विधायक विरोध करने लगे, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विरोध तो लोकतंत्र का अंग है, लेकिन विरोध हो या उसके पक्ष में लोग आए, मेरिट पे देखना चाहिए। मेरिट क्या है, सरकार इसका अध्ययन करे, और मेरी बात में अगर दम है तो वही कहें जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, तो चैंपियन साफ तौर पर कहा कि चाहे विरोध हो या कुछ भी हो, वो अपनी बात रखेंगे और मेरिट को जरूर देखेंगे, यानी कि जो मेरी बात में अगर दम हो तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे मसले को इस बार विधानसभा से लेकर के वो मुख्यमंत्री या फिर पीएम यानी मोदी के दरबार में भी रखेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि चैंपियन साहब की इस मांग को सरकार कितनी तवज्जो देती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लखनऊ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जिला पंचायती राज विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी के प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। साथ ही पंचायती राज उत्तराखंड शासन के सचिव हरीशचंद्र सेमवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने यह बताया है कि पंचायती राज विभाग पौड़ी की ओर से गाँव में बनाए जा रहे पंचायत भवन को काफी सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है, जिसको अन्य गांव के लोग भी प्रेरित होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। पेयजल संरक्षण पर भी काफी बेहतर कार्य किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में पेयजल का संकट ना हो। वहीं पंचायती राज सचिव हरीशचंद्र सेमवाल ने कहा, पौड़ी, पाबो और खिरसू के ग्राम प्रधान और कार्मिक गण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसके अन्य पदों को गुणवत्ता के साथ हो रहे निर्माण कार्यों की प्रस्तुति भी उसमें दी गई। अच्छा काम किया, उनको भी सम्मानित करेंगे, आनंद करें आदरणीय भटगाई सर। नियमित करने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ लगातार आंदोलनरत है, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों से आंदोलन समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील की है। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा, उपनल कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। पिछले सालों में सरकार ने उपनल कर्मचारियों का मानदेय 2 बार बढ़ाया। उपनल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने हमेशा उनके पक्ष में फैसले लिए हैं। चलिए, खबर में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से अपडेट आपको देते चले। हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा, ये बड़ा अपडेट आपको देते। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर एसओपी जारी कर दी गई। इसमें क्या कुछ नियम है उसको लेकर जानकारी। सबसे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिल पाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है। कुंभ मेला 2021 के लिए
कोविड एसओपी जारी की गई है। श्रद्धालुओं को मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी जो सभी के लिए अनिवार्य होगी। यानी कि अभी भी कोरोना का खतरा और उसी के साथ तमाम दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए अब तमाम राज्यों में जो है सरकारें अलर्ट हो गई हैं और उसी के साथ निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कुंभ मेला 2021 का आयोजन और उसमें तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ रहेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। एसओपी जारी कर दी गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट होगा कि जो भी हरिद्वार कुंभ मेले में पहुंचेगा, एसओपी जारी होने के नियम के तहत सबके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है और उसी के बिहाफ पर एंट्री होगी। अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाई जाती तो उन्हें आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना सभी के लिए अनिवार्य होगा जितने भी श्रद्धालु कुंभ मेले में पहुंचेंगे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी भी रखी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित चरण पादुका मंदिर प्रांगण में सुबह 8:30 पर पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हुई। संतों ने धर्म ध्वजा का विधि विधान से मोर पंख, रुद्राक्ष की माला, तिलक, चंदन, रोली आदि से पूजन किया और उसके बाद संतों ने हर हर महादेव के जय घोष और बैंडबाजों की धुन पर धर्म ध्वजा स्थापित की। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि धर्म ध्वजा अखाड़ों की धार्मिक पहचान है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। गैरसैंण में आज से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में आगामी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। और डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। 4 साल का कार्यकाल हो गया है लेकिन आज नौजवान साथी सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हम नौजवान साथियों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, नौजवान साथियों को पकौड़ा तल करके रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि सरकार के इन बयानों ने नौजवान साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है और इसीलिए आज उत्तराखंड का नौजवान साथी NSY की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास कुछ करने जा रहा है। मसूरी में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि बीजेपी की राज्य सरकार के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है। इस सरकार ने जिला नियोजन का लगभग 700 करोड़ के बजट की बंदरबांट कर दी है। सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा था कि जिला योजना के बजट का 40% रोजगार परक योजनाओं के लिए होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बताएं कि जिला योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए कहने के बावजूद भी राज्य सरकार उत्तराखंड जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं करवा रही है और इन चुनाव की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द सरकार जिला पंचायतों के लोगों के जरिए की जा रही मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तब तक आप पार्टी इनके साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो आगे भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनकी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करेगी। उत्तराखंड में एक्सपोज करना पड़ेगा और जनता मिलके नए उत्तराखंड। ये जो राज्य सरकार है इसने तो काफ़ी सारे घोटाले किए हैं। अभी जो वर्तमान में घोटाला प्रकाश में आया है वो ये है कि इन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर उस जिला नियोजन के 700 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं और सरकार ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि जो जिला नियोजन का जो फंड है, जो बजट है, उसका 40% रोजगार परक योजनाओं में लगाया जाएगा। अब इससे दिक्कत ये आ गई है कि जो हमारी छोटी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इन्होंने जो काम करने थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार ने उस बजट की बंदरबाट कर दी है। तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए
जो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। या हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सरकार में दायित्व सौंपकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो वहीं पर मुख्यमंत्री के इस फैसले का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद का ये कहना है कि राज्य सरकार अब तक लगभग 100 राज्य मंत्री बना चुकी है और हर महीने एक राज्य मंत्री पर राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए खर्च करती है। ऐसे में सभी राज्य मंत्रियों का एक महीने का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैठता है। रविंदर सिंह आनंद ने कहा है कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा नहीं है। आए दिन सड़कों पर कर्मचारी अपने वेतन भुगतान को लेकर हड़ताल करते दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार अपने चहेतों को राज्य मंत्री बनाकर उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहा रही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी जो 17 और दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं, तो देखिए कुल मिलाकर के 100 के आसपास राज्य मंत्री बना दिए गए हैं, दायित्वधारी बना दिए गए हैं और एक दायित्वधारी का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है महीने का। तो आप ये मान के चलिए कि हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपया 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने इनकी जो चहेते हैं सरकार के या त्रिवेंद्र रावत जी के, उन पर खर्च किया जा रहा है। जबकि उस प्रदेश का जो प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जो प्रदेश में ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं आए दिन हड़तालों पर हैं। अगर आप उपनल कर्मियों को देखें, अगर आप कोरोना वॉरियर्स को देखें, अगर आप सचिवालय कर्मचारियों को देखें या आप डॉक्टर्स को देखें, तो सभी लोग हड़ताल आए दिन करते रहते हैं। तो ये एक बात तो सीधी सीधी ये साबित हो जाती है कि अपने जो चहेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश को गर्त में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और आप ये देखिए कि अब समय इतना कम बचा है, चुनाव में सरकार का इतना कम समय है और जाते जाते भी सरकार अपने चहेतों को ये चाहती है कि हर आदमी खुश रहे, जबकि जनता खुश नहीं है, जबकि अधिकारी खुश नहीं है, जबकि कर्मचारी खुश नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो चहेते हैं या त्रिवेंद्र जी के जो चहेते हैं वो खुश रहे, तो इनसे इनकी मंशा साफ दिखाई देती है और कहीं ना कहीं इनकी कलई खुलती है। ये जो निर्णय लिया गया है, 17 जो ये लोग बनाए गए हैं दायित्वधारी, ये एक उत्तराखंड के लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में आपदाएं आ रही हों और जिस प्रदेश में काम नहीं हो रहा हो, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हो कि पैसा नहीं है, कहाँ से लाएं, और आप अपने चहेतों पर पैसा खर्च करने पर, जनता का पैसा खर्च करने पर लगे हुए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन नेता लोग अपनी दावेदारी और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी चहेती विधानसभा में कार्यक्रमों के माध्यम से करते नजर आ रहे हैं। खुलकर अपनी दावेदारी और अपने पेश सुनाकर अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों का सहारा ले रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की, जो 2007 से 2012 तक कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी विधायक रहे। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शैलेंद्र रावत का टिकट काटा और उसी के साथ बीसी खंडूरी को कोटद्वार विधानसभा से टिकट दिया गया, जिसमें बीसी खंडूरी चुनाव हार गए और बीजेपी ने हार का ठीकरा शैलेंद्र रावत के सर पर फोड़ दिया और भीतरघात का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया गया। शैलेंद्र रावत ने अपने राजनीतिक जीवन पर मंडराते काले बादलों को दूर करते हुए 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वहीं पर कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के प्रवासियों का सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे संवाद नाम दिया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटद्वार की जनता ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को भले ही यमकेश्वर विधानसभा से जोड़ा गया हो, लेकिन कोटद्वार में हो रही कार्यक्रम को शैलेंद्र रावत की मजबूत पकड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। कोटद्वार का जो जहाँ तक विषय है, कोटद्वार के लोगों ने मुझे ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी देखा है, विधायक के रूप में भी देखा है और दायित्व मुक्त होने के पश्चात विपक्ष की भूमिका में भी देखा है। तो कोटद्वार के लोगों के जो है, कोटद्वार को लोगों का स्नेह प्रेम है मेरे साथ,
बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उपनल और पीआरडी के माध्यम से दून अस्पताल और अन्य अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर सेवाएं दी हैं, इसलिए इन कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाए। तो वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आश्वासन दिया है कि आगामी 3 महीने तक इन कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड पंचायतों के कामकाज को सिखा रहा है, जिसके तहत 5 दिवसीय दौरे पर लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों के 33 सदस्यीय दल उत्तराखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर राज्य के पंचायती राज एक्ट, पंचायतों का विभिन्न विभागों से समन्वय, ग्राम पंचायत विकास योजना आदि की बारीकियों की जानकारी लेने के साथ ही पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण कर कामकाज को भी निरंतर देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब वे अपने यहां भी उत्तराखंड की तरह ही पंचायतों के विकास को कदम उठाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा को स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर तैनात कर दिया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से इस संदर्भ में आदेश दिए गए। उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा अभी तक स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थी। शनिवार को निवर्तमान स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती के रिटायर होने के बाद उन्हें नया स्वास्थ्य महानिदेशक बना दिया गया। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा को फिलहाल कार्यवाहक के रूप में डीजी हेल्थ का चार्ज दे दिया गया है। तो वहीं पौड़ी के कोट ब्लॉक में बन रहे सीता सर्किट को लेकर सर्किट हाउस में एसएन बाबुलकर महाअधिवक्ता मां उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में सीता सर्किट को धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में विकसित करने के लिए समस्त अधिकारियों से क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी गई। वहीं एसएन बाबुलकर ने यह कहा है कि कोट ब्लॉक में बन रहे सीता सर्किट की धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए उनके जरिए निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से माता सीता लोक न्याय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाना है। तो वहीं पर स्थानीय विधायक मुकेश कोहली ने बताया है कि सीता माता मंदिर अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर की तरह भव्य बनने जा रहा है। सीता माता लोक न्यास की स्थापना जो है सरकार ने की है और उसे उस न्यास का मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक समिति भी बनाई गई है, लेकिन अभी उस समिति में कुछ और मेंबर्स को जोड़ा जाना है। आज हम तमाम अफसरों की हमने यहाँ मीटिंग ली। जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं, विधायक जी भी उपस्थित हैं और कुछ विचार विमर्श हमने किया। आज हम वहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, उस स्थान का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, फिर जो भी वहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको उपलब्ध कराएंगे और तब आगे के जो है उस पर कैसे जो है क्रियान्वयन किया जाएगा इस जो है प्रोजेक्ट का, उस पर विचार किया जाएगा। कि मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि पिछले लगातार 3 सालों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख हमने ये बात रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस विषय को जाना तो मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट शामिल हो गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और आप विश्वास रखिए, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तर्ज पर, ठीक उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश है कि सीता माता लोक न्यास जो हम ये सीता सर्किट बना रहे हैं ये भी ठीक उसी प्रकार से बने और निश्चित तौर पर सीता माता के सर्किट बनने से जो धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है हमारा, इसके साथ साथ हमारे युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा।
कोरोना का बड़ा खतरा एक बार फिर सिर उठा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में तो कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का प्रयोग करते दिख रहे हैं। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत भी की गई। सरकार जो नए कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसे लेकर के और भी ज़्यादा चौकस नजर आ रही है। वजह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक बार फिर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है। हम मौजूद हैं लश्कर के गोवर्धनपुर रोड मोहल्ले में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाया, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं उल्लंघन भी है और अपनी जान को खतरे में डाल रखा है। हम बात करें कुछ दुकानदार है इसलिए। आपका क्या नाम था? महात्मा। अच्छा महात्मा जी, आपको डर नहीं लगता? कोरोना महामारी भी चल रही है। अभी उतारे आपने, तो उतारने से क्या फायदा? आपका क्या नाम भैया? अभी लगा रहे हैं, आप देख लो मेरे सामने ही मास्क लगाना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। इधर भी कई लोग हैं जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? राहुल भाई, कोरोना महामारी लगातार जारी मतलब इसका प्रकोप चल रहा है और अभी महाराष्ट्र में तो एक तरफ से मतलब देखा जाए तो कोहराम मचा रखा है। और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह हालात हैं, उत्तराखंड में भी कोरोना बढ़ सकता है, तो आपको डर लगता है? डर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोरोना है नहीं जैसे। अच्छा, यहाँ कोरोना कम है इससे आपने लगाया नहीं? जेब में है लेकिन बढ़ता है। अच्छा, जेब में है तो और भी लोग हैं, देखो आप देख सकते हैं बाइक पर। इधर भी देखो, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक भी कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा है कि जो मास्क का प्रयोग कर रहा है। यहाँ कई समझदार लोग हैं। आपका नाम क्या है जी? मनोज भाई, मास्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि कोरोना महामारी भी लगातार चल रही है। आपको डर नहीं लगता कोरोना से? डर लगता है भाई। डर लगता है? अच्छा, आप देखिए सरदार जी, आप तो समझदार आदमी, आपने मास्क गले में डाल रखा दिखाने के लिए, केवल सिर्फ अभी देखो आपने क्या अभी लगाया है। तो ये हालात केवल सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक देखो, दुकानदार बैठे हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, बच्चे छोटे हैं, घर से छोड़ रखे बाहर देखो, उनके पेरेंट्स को समझदारी करनी चाहिए। जितने दुकानदार हैं कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा। लिहाजा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो देखने में आ रहा है लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में खतरा पड़ सकता है और जोखिम उठाना पड़ सकता है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लेकिन हालात विपरीत हैं, यानी धरातल पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। इक्का दुक्का जो लोग मास्क लगा भी हैं केवल दिखावे के लिए, यानी कि मुंह और नाक को छोड़ करके गले में टांगे हुए हैं। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं गाइडलाइन को, यानी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तो आने वाले वक्त में प्रशासन किस तरह से इस पर कार्रवाई करवा पाता है या कोरोना महामारी फिर अपनी रफ्तार पकड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर। इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।